हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा 12th क्लास मैथ्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इस सब टॉपिक को आज हम देखेंगे और फिर बाद में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर और फिर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स, ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमको पहले देखना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक वेक्टर है ए बी, ठीक है, तो ए बी का एक्चुअल मतलब या दूसरा मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर का एक और मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अगर आपके पास एक पॉइंट ए है यहाँ पे और ऐसा अगर आप वेक्टर ड्रॉ करो अप टू बी, तो इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है, ठीक है। तो अगर आप ये समझ गए हो तो अगर आपके पास या फिर एक अगर पर्सन है यहाँ पे, ओके, और वो इस पॉइंट से, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे, तो ये है पॉइंट बी और फिर बी से वो जा रहा है पॉइंट सी तक, ओके। तो ऐसे, ठीक है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है इस पर्सन का, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो है ए बी प्लस बी सी। अब आपको अगर इसका इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट देखना है तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो पहले ए से बी तक जा रहा है और बी से सी तक जा रहा है। तो अगर आपको नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है इस पर्सन का, तो वो होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। तो वो यहाँ पे होगा ऐसे, तो ये होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ए सी। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ए सी वेक्टर, ओके। सो अब इस लॉ को हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ, ओके। ये जो हमको मिला है अब उसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ, ओके। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल मिला है ए बी सी, ठीक है। तो अगर आप ए से बी तक जा रहे हो और बी से सी तक जा रहे हो तो आपको जो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो होगा ए सी, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अगर एक वेक्टर स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए से बी तक, ठीक है, और अगर दूसरा वेक्टर जो है उसका जो इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, अगर दूसरा वेक्टर जो है उसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ऑफ द प्रीवियस वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे बी है वो पॉइंट, ठीक है। तो
आपको नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है, तो आपको इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन करना है फाइनल पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम कहते हैं उसको ट्राइंगल लॉ, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास एक वेक्टर है ए बी, ए बी ऐसे, तो अब मैं यहाँ पे ए मार्क करूंगा और यहाँ पे मैं अब एरो मार्क करूंगा, ठीक है। तो ये सेम है इससे, इस ए बी से ये डायग्राम सेम है, ठीक है। सिर्फ एरो मैंने फाइनल पॉइंट पे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब यहाँ से ए बी से हम जा रहे हैं बी सी तक, ओके, दिस इज सी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, तो एरो यहाँ पे अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ ए सी इज अपोजिट इन दिस डायग्राम, ओके, विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम, ओके। तो अब हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे ट्राइंगल लॉ अगर हम यूज करें, बाय ट्राइंगल लॉ हमको मिलेगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी, ओके, ए सी वेक्टर। ये तो ट्राइंगल लॉ से हमको मिल जाता है, ओके। अब देयर फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसका मतलब है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, अब ये माइनस ए सी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, सी ए, ओके, इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस ए सी वेक्टर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू सी ए वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट है सी ए की ए सी से, ठीक है, और मैग्नीट्यूड सेम है, तो माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू सी ए वेक्टर, ठीक है। तो ऐसे आपको ये मिल जाएगा। और हमको यहाँ पे क्या नोट करना है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, ओके। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल टू द फाइनल पॉइंट ऑफ द थर्ड वेक्टर या फिर फाइनल पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर, ठीक है, देन द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप ए से स्टार्ट कर कर घूम कर वापस से ए पर आ जाए, ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ओके। ओके, अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने देखा है, अब सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे। तो अगर यहाँ पे एक वेक्टर है ए बी, ओके, या फिर इसको अब हम कहेंगे ओ ए, ऐसे कहेंगे, ओके। सो ओ ए विच इज ए वेक्टर से, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा ए बी, तो इसको हम कहेंगे बी बार या बी वेक्टर, ओके। तो अगर हम इस बी को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करें ऐसे, ठीक है, तो
मतलब कि वेक्टर इज इन द अपोजिट डायरेक्शन विथ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो माइनस बी वेक्टर, ओके। और इस पॉइंट को हम कहेंगे सी। अब अगर हम O को C से ज्वाइन करें यहाँ पे, और डायरेक्शन जो है वो कैसा है, तो यहाँ पे ऐसे, ओके। तो बाय ट्राइंगल लॉ हमको क्या मिलेगा, बाय ट्राइंगल लॉ हमको मिलेगा OA प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर, ठीक है, क्योंकि फाइनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर OA इज इक्वल टू द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर AC, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे वो कैसे होगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट पहले तो होगा OC, ठीक है, बाय ट्राइंगल लॉ, ठीक है। और अगर हम अब यहाँ पे दिस इम्प्लाइज OA का नाम क्या है, तो A वेक्टर, प्लस AC का नाम क्या है, तो माइनस B वेक्टर विच इज OC वेक्टर, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर, ओके। तो OC वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ओके। तो OC का नाम क्या है, तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमको सब्ट्रैक्शन ऑफ दो वेक्टर्स यहाँ पे मिल गया है, और वो कैसे निकालना है, तो यहाँ पे मैंने वो बताया है आपको, ठीक है। तो बस मैंने ये जो B वेक्टर है उसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, तो वो माइनस B वेक्टर बन गया है, ठीक है। और फिर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है अब, तो वो हम ट्राइंगल लॉ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हमको ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स मिलता है, ओके। अब यहाँ पे हमको आगे बढ़ना है, और मैं क्या करूँगा, सेम एग्जांपल लूँगा, मतलब कि जो मैंने फर्स्ट यहाँ पे लिया है वो यही एग्जांपल, एग्जांपल का मतलब है नोटेशंस तो सेम मैं लूँगा, ठीक है। तो ओके, सो यहाँ पे मैं सेम डायग्राम ड्रॉ करूँगा। दिस इज वेक्टर AB, जिसको हम कहेंगे A बार, ओके। फिर यहाँ से हम कहाँ जाते हैं, तो यहाँ से B से C तक, ओके। तो ये होगा B बार, ओके। फिर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, ओके, वो कैसे मिलेगा हमको, तो A से C तक ये होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, ओके। और वो आपको पता है वो क्या है, A बार प्लस B बार, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम यहाँ पे B वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसे, तो ये है B वेक्टर, क्योंकि सेम वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर्स है दोनों, और वेक्टर सेम है का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो ये भी कोलिनियर वेक्टर है इस वेक्टर A वेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, अब अगर हम इसको D कहें,
ओके, तो अब हमको यहाँ पे पैरेललोग्राम मिला है, ठीक है। तो दिस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अगर दो वेक्टर्स हमने ऐसे लिए है कि वो एक पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है। तो ए और बी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है, ओके। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ओके। तो ये हमको यहाँ पे लिखना है। तो इफ ए बार एंड बी बार आर टू एडजेसेंट साइड्स, या फिर ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स representing representing uh, adjacent sides of a parallelogram, then the net displacement of A bar and B bar, that is A bar plus B bar, represents the diagonal of the parallelogram and through their common point, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल आता है वो होगा नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट यहाँ पे ए था, ओके, क्योंकि आपको ये वेक्टर्स देखने हैं, ए बार और ये बी बार देखना है, ठीक है। तो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है ए बी सी डी पैरेललोग्राम के। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट है ए बार प्लस बी बार वो क्या है, तो डायगोनल फ्रॉम द कॉमन पॉइंट, ठीक है। ओके, तो इस लॉ को हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। ओके, तो अब हम बढ़ेंगे एक नोट को लिखने के लिए। नोट, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ट्राइंगल लॉ, ठीक है, ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ आर इक्विवेलेंट। तो वो कैसे, वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय ट्राइंगल लॉ हमको क्या मिलेगा, तो ये तो सिंपल है, ए वेक्टर या फिर अगर हम इन वेक्टरों को दो लेटर्स के वेक्टर्स के नाम से लिखे तो ए वेक्टर क्या है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, तो ए सी वेक्टर, ठीक है। तो अब ये तो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो ये जो बी सी है वो इक्वल टू है ए डी से, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज ए बी बार प्लस बी सी क्या है, तो ए डी बार, इट इज इक्वल टू ए सी बार, ओके।
सो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी बार प्लस ए डी बार इज ए सी बार, एंड दिस इज द parallelogram law. Okay, which is the parallelogram law. ओके, तो अगर हम यहाँ पे ठीक से लिखे तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा था, लॉ स्टेटमेंट लिखा था पर सिंबॉलिक स्टेटमेंट नहीं लिखा है। तो सिंबॉलिक स्टेटमेंट आप कैसे लिख सकते हो, ए बी बार प्लस ए डी बार इज इक्वल टू ए सी बार। ओके, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, या फिर ए सी बार। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिला है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर, और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वन को पहले देखेंगे। प्रॉपर्टी वन, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार, हमें मिलेगा ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस ए बार। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे भी ऐड कर सकते हो, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो वेक्टर्स को। ठीक है, अब प्रॉपर्टी टू देखेंगे। तो प्रॉपर्टी टू है फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए बार बी बार एंड सी बार, हमको मिल जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। ओके, तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप तीन वेक्टर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी ऑर्डर में नहीं, यहाँ पे कुछ कंडीशन है। तो ए बार प्लस, पहले हमने क्या किया है, बी बार प्लस सी बार को ऐड किया है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड वेक्टर को पहले ऐड किया है और उसका रिजल्ट जो है वो फर्स्ट वेक्टर से ऐड किया है। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर और सेकेंड वेक्टर आपने ऐड किया है और उसका रिजल्ट जो है वो अपने थर्ड वेक्टर से ऐड किया है। ठीक है, पर दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इन ब्रैकेट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक कंक्लूजन हो सकता है इसका, ब्रैकेट्स की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो सी बार प्लस बी बार बाय द कम्यूटेटिव लॉ। ओके, बाय द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज इक्वल टू बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए बार प्लस सी बार, ओके, प्लस बी बार, ऐसे। और फिर से अगर आप यहाँ पे
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओ तो आपको मिल जाएगा सी बार प्लस ए बार प्लस बी बार, यहाँ पे ब्रैकेट होगा। तो आप देख सकते हो आप कैसे भी ऐड करो वेक्टर्स को, किसी भी ऑर्डर में ऐड करो तीन वेक्टर्स को, आपको सेम रिजल्ट मिलता है। अपने यहाँ पे हमने यहाँ पे इक्वल टू लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सब टॉपिक की ओर, दूसरा सब टॉपिक, तीसरा सब टॉपिक, विच इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ओके, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि एक स्केलर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लैम्बडा। तो स्केलर का मतलब है कोई भी एक कांस्टेंट रियल नंबर, ओके, और इस कांस्टेंट रियल नंबर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो स्केलर लैम्बडा है यहाँ पे, और ये जो ए वेक्टर है वो एक वेक्टर है, ठीक है। ए बार जो है वो एक वेक्टर है। तो यहाँ पे ये जो लैम्बडा ए वेक्टर है उसकी स्पेशलिटी क्या है, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, ओके, तो वो हो जाएगा, आपको पता है मॉड्यूलस तो स्प्लिट हो जाएगा, तो मॉड्यूलस लैम्बडा और मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। तो लैम्बडा ए वेक्टर जो है उसमें स्पेशलिटी क्या है, तो ये जो लैम्बडा ए वेक्टर है वो ए वेक्टर से लैम्बडा टाइम्स बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो ए वेक्टर इज, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं दिस लैम्बडा ए वेक्टर इज मॉड्यूलस ऑफ लैम्बडा टाइम्स, सॉरी, द मैग्नीट्यूड, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ lambda a vector is modulus of lambda times the magnitude of a vector, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमने लिखा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्बडा ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ लैम्बडा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, ठीक है। तो ये हमको नोट करना है, ये हमको समझना है यहाँ पे, ठीक है। और अच्छी तरह से आप समझ पाओगे अगर आप डायग्राम देखोगे तो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे समझो वेक्टर ए है, ओके, दिस इज वेक्टर ए, ओके। तो इसका हाफ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे वेक्टर ड्रॉ करें जो कि वेक्टर ए का हाफ द मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो ये बन जाएगा हाफ ए वेक्टर। अब यहाँ पे डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव हाफ है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे अब इस वेक्टर ए का डबल ले, ठीक है, तो ऐसे, तो ये हो गया है ए वेक्टर, और फिर एक और ए वेक्टर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर, ओके। तो अब यहाँ पे अगर हम ऐसे वेक्टर ड्रॉ करें,
तो सेम पॉइंट से रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो रिवर्स डायरेक्शन में अगर ड्रॉ करें वेक्टर तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, ओके। और फिर यहाँ पे अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में वेक्टर ए का हाफ द मैग्नीट्यूड ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ ए वेक्टर, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। वेक्टर हाफ ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हाफ ए वेक्टर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो वेक्टर है वो मैग्नीफाई होता है या डिमिनिश होता है, तो ये आपको समझना है। तो लैम्बडा ए वेक्टर का मतलब है मैग्नीफाइंग और डिमिनिशिंग वेक्टर ए, ठीक है, सिंपल मतलब है, ओके। अब यहाँ पे हम सेम सब टॉपिक में रहेंगे और यहाँ पे हम अब देखेंगे कि अगर आप माइनस ए वेक्टर को देखें यहाँ पे, तो माइनस ए और प्लस ए, तो आप माइनस ए को प्लस ए से ऐड कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है, जीरो वेक्टर, ओके, दिस इज द जीरो वेक्टर। और फिर यहाँ पे ये होगा इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस माइनस ए वेक्टर, ओके, जो कि है ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइनस ए जो है अगर हम उसको ए वेक्टर से ऐड करें तो आपको जीरो मिलता है रिजल्ट, ठीक है। तो हम माइनस ए वेक्टर को कहते हैं इज ए इनवर्स आइडेंटिटी, ठीक है, इनवर्स आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर ए, ओके। तो ये आपको समझना है। एक नोट मैंने नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इस सब टॉपिक एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब हमने देखा था, ठीक है, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, तो अगर हम यहाँ पे ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, ठीक है, ये करें तो हमको क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर, ठीक है, और ये होगा इक्वल टू जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ओके, बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे जो जीरो वेक्टर है इज ए आइडेंटिटी, ओके, आइडेंटिटी वेक्टर, ओके, फॉर एनी वेक्टर ए, फॉर एडिशन, ऑफ कोर्स फॉर एडिशन, ठीक है। तो एडिशन ऑपरेशन है यहाँ पे, तो वो आप समझ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे a माइनस ए वेक्टर इज एन इनवर्स आइडेंटिटी, ओके, ऑफ ए वेक्टर, या फिर इनवर्स वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, इनवर्स वेक्टर हम लिखेंगे या इनवर्स एलिमेंट, ओके। तो ये आपको समझना है यहाँ पे, इनवर्स वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम अब नोट लिखेंगे, तो नोट, ठीक है, तो
यहाँ पे आपको नोट करना है कि फॉर एनी वेक्टर ए बार, ठीक है, 0 टाइम्स ए वेक्टर इज 0 वेक्टर, ठीक है, विच इज नथिंग बट यहाँ, तो ये आपको नोट करना है, 0 टाइम्स ए वेक्टर इज 0 वेक्टर। और अगर आप यहाँ पे k टाइम्स 0 वेक्टर भी करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 वेक्टर। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देखना है। ओके, सो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर, और वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आप यहाँ पे 3D स्पेस अगर ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये है z डायरेक्शन, ये है y डायरेक्शन, और ये है x डायरेक्शन, और ये है ओरिजिन। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स को हमको दिखना है। तो आप 3D में 3 डायमेंशन में हो। ओके, और समझो यहाँ पे आपके पास वेक्टर है ओ, पहले यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे ओ ए, फिर यहाँ पे है ओ बी, और यहाँ पे है ओ सी। ठीक है, तो लेट ओ ए, ओ बी एंड ओ सी बी 3 vectors along x axis, y axis, along नहीं, along या on कोई भी, and z axis respectively। okay, with magnitude 1, ठीक है, या फिर यूनिटी। ओके, तो यहाँ पे आपके पास 3 वेक्टर्स है जो कि एक्सिस पर है। ठीक है, तो ओ ए एक्स एक्सिस पर है, ओ बी वाई एक्सिस पर है, और ओ सी जो है वो जेड एक्सिस पर है, और जिनकी मैग्नीट्यूड है 1 या फिर यूनिटी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जो वेक्टर्स है उनको स्पेशल नाम दिया है। ठीक है, तो दिस वेक्टर्स ओ ए, फिर ओ बी एंड ओ सी आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, और उनको हम डिनोट करते हैं, एंड दे आर डिनोटेड एज, दे आर डिनोटेड एज आई कैप, ठीक है, फिर जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे ये वेक्टर जो है वो है ओ ए है आई कैप, फिर ओ बी है जे कैप, ओके, और ओ सी है के कैप। ठीक है ना, तो आई कैप, जे कैप और के कैप ये 3 यूनिट वेक्टर्स है ऑन दी एक्सिस।
अब हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं वो हम देखेंगे अब, ठीक है। सो फिर से आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस है यहाँ पे, ओके। जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ओके। फिर यहाँ पे पॉइंट है P विच इज x, y, z। ये ओरिजिन है, ठीक है। तो फ्रॉम द ओरिजिन O टू द पॉइंट P, ठीक है, ऐसे। तो ये है वेक्टर OP। फिर हमको यहाँ पे एक क्यूब ड्रॉ करना है, वो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज द z हाइट, ओके, z। फिर यहाँ से यहाँ तक आपके पास x लेंथ है, ओके। फिर यहाँ से यहाँ तक दिस इज द y लेंथ। तो सेम यहाँ पे x लेंथ, फिर सिमिलरली यहाँ पे होगा x लेंथ। फिर ओके, ये होगा y लेंथ, यहाँ पे होगा z लेंथ, ये x लेंथ, ठीक है। फिर ये है z लेंथ और ये होगा y लेंथ, ओके। वैसे आपको क्यूब मिल जाएगा और कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसको, इस पॉइंट को हम बोलेंगे P1। तो ओके, तो ऐसे मैंने ड्रॉ किया है। तो ओके, सो जो वेक्टर है वो मुझको ठीक से ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर हमने रॉन्ग ड्रॉ किया तो हमको नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो वेक्टर है ये होगा OP, ओके। P x y z, ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर है OP। आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते थे, पर आपको क्यूब दूसरा ड्रॉ करना पड़ता, ओके। फिर अब लेबल करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे Q, इसको हम बोलेंगे R और इसको S, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो हो जाएगा Z के कैप, क्योंकि K कैप इज द यूनिट वेक्टर और हमको अगर Z डायरेक्शन में वेक्टर चाहिए ऑन द Z एक्सिस तो हमको Z के कैप ऐसे लिखना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपको मिल जाएगा Z, ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z के कैप क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z और मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप। अब मैग्नीट्यूड ऑफ Z का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ Z, तो वो होगा मॉड्यूलस ऑफ Z। और मॉड्यूलस का मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप क्या होता है? तो 1, ठीक है। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ क्योंकि ये वेक्टर है के कैप, और यहाँ पर मैं मॉड्यूलस बोल रहा हूँ क्योंकि ये रियल नंबर है Z, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ Z। तो आप देख सकते हो कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ Z के कैप क्या मिलता है? Z,
या फिर मॉड्यूलस ऑफ जेड, क्योंकि जेड नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर को हमने जेड से मल्टीप्लाई किया है तो मैग्नीट्यूड जेड है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको लिखना है एक्स आई कैप, ओके। तो मैग्नीट्यूड मतलब कि डिस्टेंस, तो ये होगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ओके। तो इसलिए एक्स आई। फिर सिमिलरली हम इसको कहेंगे वाई जे कैप, ओके। तो ऐसे हमको ये ड्रॉ करना है। तो अब अगर हम यहाँ पे OP1 को देखें, OP1, तो OP1 को अगर हम फाइंड करें तो उसके लिए हमको ट्राइंगल लॉ यूज करना है। तो इन ट्राइंगल OQP1, ठीक है, आप देख सकते हो OQ और P1, दिस इज द ट्राइंगल। बाय ट्राइंगल लॉ हमको क्या मिलेगा, ओके। तो वेक्टर्स के डायरेक्शन हमको ड्रॉ करना है, तो ऐसे ये एरो है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे एरो है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पे एरो है, और इस डॉटेड लाइन का एरो ऐसे। तो आप देख सकते हो बाय ट्राइंगल लॉ आपको मिलेगा OQ प्लस QP1 इज इक्वल टू OP1, ओके। दिस इज बाय ट्राइंगल लॉ। सो OP1 is equal to OQ plus QP1. This implies OP1 is equal to OQ क्या है, तो OQ है एक्स आई कैप प्लस QP1 क्या है, तो QP1 जो है वो OS से पैरेलल है, तो ये भी हो जाएगा वाई जे कैप, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा वाई जे कैप, ठीक है। तो ये हमको मिला है, तो इसको हम कहेंगे 1। तो अब हम इन ट्राइंगल POP1 ऐसे हमको लिखना है कि POP1 ट्राइंगल है। तो आप देख सकते हो ये PO और P1, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है। तो फिर से बाय ट्राइंगल लो, तो एरोज कैसे है, तो ये एरो यहाँ पे है इस वेक्टर का, OP के वेक्टर का। फिर OP1 ये ड्रॉ किया है मैंने पहले से, और P1P का एरो यहाँ पे है ऐसे, ओके। तो बाय ट्राइंगल लॉ हमको मिलेगा POP1 तो OP1 प्लस P1P क्या हो जाएगा बाय ट्राइंगल लॉ, तो OP, ये सारे वेक्टर है, दिस इज बाय ट्राइंगल लॉ, ठीक है। So we will get what OP vector is equal to OP1 vector plus P1P vector। अब OP1 वेक्टर क्या है, तो फ्रॉम 1 हमको मिल जाएगा OP वेक्टर इज इक्वल टू, OP1 वेक्टर है एक्स आई कैप, फिर प्लस वाई जे कैप प्लस P1P वेक्टर। अब P1P वेक्टर क्या है, तो ये आप देख सकते हो P1P वेक्टर OR से पैरेलल है, तो ये हो जाएगा जेड के कैप, ठीक है। तो प्लस जेड के कैप ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, ओके। तो OP वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके। तो अब OP वेक्टर इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर,
ठीक है। here OP vector is a position vector of position vector r बार, ठीक है। ऐसे हम यूजुअली डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को r बार से, ठीक है। ऑफ पॉइंट p x, y, z, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, तो बस वो वेक्टर जो है वो पोजीशन बताता है पॉइंट का, ठीक है। तो पॉइंट p x y z का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर इज जस्ट द पोजीशन ऑफ पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है। तो r बार क्या हो जाएगा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ अ वेक्टर ओपी, ठीक है। एंड एक्स वाई एंड जेड आर कॉल्ड components of vector OP या फिर R बार, ठीक है। तो एक्स वाई जेड जो है वो कंपोनेंट्स कहलाते हैं वेक्टर OP के, ठीक है। एंड ऑल्सो एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ OP वेक्टर या फिर R बार, ठीक है। तो अगर हम x y और z को i j और k कैप से लिखे, ठीक है, तो जो तीन वेक्टर्स है उसको हम कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर OP, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब यहाँ पे पहले हमको देखना है कि अगर हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो कंपोनेंट्स हमको कैसे मिलेंगे वो हमें देखना है, ठीक है। तो अगर लेट या इफ a vector is a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap and b vector, ओके। उससे पहले जो मेन चीज है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ r बार, तो वो मैंने आपको नहीं बताया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r बार हम कैसे फाइंड करेंगे, ओके। तो उसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी वन, ठीक है। तो ओ क्यू पी वन यहाँ पे है, ओ क्यू और पी वन, तो यहाँ पे जो 90 डिग्रीज है, ठीक है, एंगल वो यहाँ पे है, ओके। तो हमको क्या मिलेगा, ओ मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी वन स्क्वायर। आप ओ पी वन स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्योंकि ओ पी वन इज अ वेक्टर, तो ओ पी वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। फिर विच इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू पी वन स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ क्यू स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू पी वन स्क्वायर, ठीक है। तो दिस implies magnitude of OP1 square is equal to magnitude of OQ square,
so that is xi cap the whole square plus magnitude of qp1 square हो जाएगा magnitude of yj cap the whole square. Okay, so this implies magnitude of op1 square is equal to, अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आई कैप क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स या फिर मॉड्यूलस ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज 1, ठीक है, तो ये बस हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स. यहाँ पे मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन किया है, ठीक है, जेड के कैप को एक्सप्लेन करते वक्त. तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स द होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई ये हो जाएगा द होल स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ ओ पी वन स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई द होल स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर. क्योंकि मॉड्यूलस तो पॉजिटिव होता है तो उसका स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है किसी भी क्वांटिटी का. आप यहाँ पे मॉड्यूलस लो या फिर नहीं लिखो तो सेम आपको आंसर मिल जाएगा. मॉड्यूलस ऑफ एक्स द होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, ओके, किसी भी क्वांटिटी का. तो मॉड्यूलस ऑफ वाई द होल स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर. अब हम यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल देखेंगे तो इसको हम कहेंगे 3. तो इन ट्राइंगल पी ओ पी वन, ओके, तो पी ओ पी वन ये ट्राइंगल हमको देखना है. तो उसमें जो 90 डिग्रीज है वो कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर है, ठीक है, 90 डिग्रीज एंगल. तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो ओपी होगा, ठीक है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको मिल जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ओपी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ओपी वन वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ पी वन वेक्टर स्क्वायर, ठीक है. तो ओ पी क्या है, तो आर वेक्टर मॉड्यूलस स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ओ मॉड्यूलस ऑफ ओ पी वन स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम 3 सॉरी, प्लस पी वन क्या है, तो पी वन है जेड के कैप, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ जेड के कैप द होल स्क्वायर, ओके. तो फिर यहाँ पे हमको मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ आर बार द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ जेड के कैप इज मॉड्यूलस ऑफ जेड द होल स्क्वायर, ठीक है. दिस implies मॉड्यूलस ऑफ आर बार स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है. या फिर मॉड्यूलस ऑफ आर कैप आर बार सॉरी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वेक्टर्स के, दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. तो अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करें तो कंपोनेंट्स पर क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे. तो ए बार अगर है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, फिर अगर बी बार है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप
प्लस B3 के कैप। ठीक है, तो A बार प्लस B बार इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऐड होते हैं डायरेक्टली। ओके, तो A1 प्लस B1 आई कैप प्लस A2 प्लस B2 जे कैप और प्लस A3 प्लस B3 के कैप। ओके, तो आप पहले ये भी लिख सकते थे, ये मतलब कि A को इस फॉर्म में लिख सकते थे और फिर B को इस फॉर्म में, और बाद में ये लिख सकते थे रिजल्ट। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिखा यहाँ पे। अब सेकंड, अगर आप A बार माइनस B बार करो तो उनके कंपोनेंट्स का डिफरेंस हमें यहाँ पर लिखना है। A1 माइनस B1 आई कैप प्लस A2 माइनस B2 जे कैप प्लस A3 माइनस B3 के कैप। ठीक है, अब थर्ड है इक्वलिटी के बारे में। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो A बार इज इक्वल टू B बार, तो दिस इंप्लाइज, या फिर इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे हमको मिल जाएगा A1 इज इक्वल टू A2, फिर सॉरी A1 इज इक्वल टू B1, फिर A2 इज इक्वल टू B2 एंड A3 is equal to B3. Okay, two vectors are equal if their corresponding components are equal. ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट्स है यहाँ पे। ओके, सो हाँ, और एक और पॉइंट है कि अगर हम लैम्बडा को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करें तो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे। तो लैम्बडा A1 आई कैप प्लस लैम्बडा A2 जे कैप प्लस लैम्बडा A3 के कैप। ओके, जहाँ पर ए कैप क्या है, ए बार क्या है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। तो यहाँ पे जो लैम्बडा है स्केलर, वो कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई होता है। फॉर ईच कंपोनेंट द स्केलर इज मल्टीप्लाइड। ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, k प्लस m मल्टीप्लाइड बाय ए कैप, तो स्केलर्स ऐड हो रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है वो वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ये k टाइम्स ए कैप ए बार प्लस m टाइम्स ए बार। ओके, तो ये है फर्स्ट नोट। फिर सेकंड नोट आपको करना है k टाइम्स m ए बार इज इक्वल टू k टाइम्स m ए बार। ओके, तो यहाँ पे अगर एक स्केलर m वेक्टर a से मल्टीप्लाइड है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और फिर से एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो k स्केलर इस वेक्टर m a वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या है। तो दोनों स्केलर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है वो ए बार से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब थर्ड आपको नोट करना है कि अगर k टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, तो सम ऑफ दो वेक्टर्स ए बार प्लस बी बार और फिर स्केलर k इज मल्टीप्लाइड टू दैट, तो हमको मिलेगा k ए बार प्लस k बी बार। ठीक है, और फिर ये नोट हमको करना है। अब हम यहाँ पे एक रिमार्क लिखेंगे। ओके, रिमार्क, तो फर्स्ट, तो आपको पता है कि लैम्बडा ए बार जो है इज कोलिनियर। ओके, इज ऑलवेज कोलिनियर। ठीक है,
टू ए बार, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर है ए बार, तो लैम्डा ए बार जो है वो कोलिनियर होगा, मतलब कि पैरेलल होगा वेक्टर ए बार से, ठीक है। ये आपको पता है क्योंकि सिर्फ हमने स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई किया है, और जैसे कि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखा है कि जो वेक्टर लैम्डा ए बार है वो कोलिनियर होता है वेक्टर ए बार से, ठीक है। तो इसीलिए लैम्डा ए बार इज ऑलवेज कोलिनियर टू ए बार, ओके। तो यहाँ पे अगर बी बार इज इक्वल टू लैम्डा ए बार, ठीक है, ऐसे हम लिखे तो उसका मतलब कि इफ बी बार इज कोलिनियर टू ए बार, ओके। तो ऐसे इफ एंड ओनली इफ बी बार इज इक्वल टू लैम्डा ए बार, ठीक है। मतलब कि वेक्टर बी बार जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए वेक्टर ए बार का, ठीक है। ये इफ एंड ओनली इफ है। तो अगर बी बार इज इक्वल टू लैम्डा ए बार, मतलब कि बी बार इज कोलिनियर टू ए बार, ठीक है। अब इफ एंड ओनली इफ, अब अगर हम कंपोनेंट्स लिखे तो बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप इज इक्वल टू, आपको पता है लैम्डा ए बार के कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो लैम्डा ए वन आई कैप प्लस लैम्डा ए टू जे कैप प्लस लैम्डा ए थ्री के कैप, ओके। अब दिस इज इफ एंड ओनली इफ, see two vectors are equal if their corresponding components are equal, तो b1 is equal to lambda a1, फिर b2 is equal to lambda a2 and b3 is equal to lambda a3, ठीक है। अब दिस इज इफ एंड ओनली इफ b1 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल टू लैम्डा, फिर b2 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू लैम्डा एंड b3 डिवाइडेड बाय a3 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ b1 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल टू b2 डिवाइडेड बाय a2 which is equal to b3 divided by a3 which is equal to lambda, ओके। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जो कंपोनेंट्स है वो प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। और जो वैल्यू है प्रोपोर्शन का वो क्या है, लैम्डा, ओके। एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिर से एक रिमार्क है। फिर सेकंड, तो सेकंड रिमार्क है, अगर आपके पास वेक्टर ए है विच इज a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ओके, ऐसे वेक्टर है, देन a1 comma a2 and a3 are called डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए कैप। तो ये बस एक नोट है, तो a1 a2 और a3 ऑफ वेक्टर ए बार आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अब थर्ड नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इफ ए कैप इज एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है, वेयर एल एम एंड एन आर, ओके। और ये तो आपको पता है
दिस इज इक्वल टू एल क्या होता है तो कॉस अल्फा आई कैप, फिर एम क्या होता है तो कॉस बीटा जे कैप, और एन क्या होता है तो कॉस गैमा और के कैप। ठीक है, इफ ए वेक्टर इज दिस ओके, देन this vector a bar, okay, which is cos alpha plus cos beta j cap plus cos gamma k cap is a unit vector in the direction of a vector whose या फिर who makes which makes angle alpha beta and gamma with the x-axis, y-axis and z-axis respectively। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर है आपके पास cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गैमा के कैप, तो वो वेक्टर जो है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। ठीक है, यूनिट वेक्टर है पहले तो इन द डायरेक्शन ऑफ कौन सा वेक्टर, तो विच वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गैमा विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जो वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अल्फा बीटा और गैमा ऐसे एंगल बना रहा है, तो उस वेक्टर से ये जो वेक्टर ए बार है वो पैरेलल है। ठीक है, या फिर उसके डायरेक्शन में वो वेक्टर है। ठीक है, और वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गैमा के कैप ये एक यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर जो कि अल्फा बीटा और गैमा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से। ठीक है, तो ये नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।